Hey everyone, how are you all? Welcome to the Sun of Vitivits। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये एक फिक्शनल नॉवल है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थॉमस हार्डी के बारे में कि थॉमस हार्डी कौन है और इम्पोर्टेंट अबाउट एग्जाम, क्या क्या आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 2 जून 1840 को हुआ था। तो दैट मीन्स ही इज अ विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन एरा के पोएट है, 19th सेंचुरी पीरियड ऑफ के पोएट है। डेथ इनका 1928 को हुआ था, जनवरी 11। इनका प्लेस ऑफ बर्थ और डेथ बोथ आर सिमिलर, डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट, इंग्लैंड। अब ये तीनों नाम आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 19th सेंचुरी के ऑथर है, ये भी ध्यान रखना। He was actually English Victorian novelist and poet who set much of his work in Wessex. उनका जो वर्क है वो मोस्टली वेसेक्स में, जो सेटिंग है उनके नॉवेल्स की या फिर उनकी राइटिंग की, वो सेटिंग या जो बैकग्राउंड है वो वेसेक्स का लिया गया है। एंड वेसेक्स क्या है, वो अपनी काउंटीज में, द काउंटीज ऑफ साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की काउंटीज में वो वेसेक्स को उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली यू नीड टू लर्न दिस नेम आल्सो। उनके नोटेबल वर्क्स में ये सब हैं जिनको कि आप याद कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम पढ़ने वाले हैं द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा अबाउट द नॉवल, लाइक व्हाट इट इज ऑल अबाउट, क्या है इसके अंदर। So basically, in The Mayor of Casterbridge, Hardy creates the most valid and meaningful modern revival and adaptation, okay, of an Aristotelian tragedy. तो ये एक kind of tragedy है, Aristotelian tragedy है, जिसके अंदर थॉमस हार्डी ने most valid and meaningful modern revival and adaptation को दिखाया है। Hardy combines the elements of plot and the presence of a tragic hero to induce a cathartic experience at the end of the novel. What is catharsis? Catharsis basically ड्रामा का या फिर किसी भी प्ले का वो पार्ट होता है जो आपको लाइक शोइंग दी ट्रेजिक पार्ट ऑफ द हीरो, जो पिटी और फियर जनरेट करता है ऑडियंस के मन में। ठीक है, सो दैट इज कथारसिस। और यहाँ पे हार्डी का जो ये नॉवल है वो कथार्टिक एक्सपीरियंस देता है एट द एंड ऑफ द नॉवल। सो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसका दूसरा नाम है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को और क्या कहा जाता है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अब मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, द हीरो ऑफ द नॉवल इज हैंचे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। दिस नॉवल वाज रिटन इन 1886 by Thomas Hardy, as we got to know earlier. One of Hardy's Wessex novels, क्योंकि अभी देखा था हमने कि हार्डी की जो सेटिंग्स थी नॉवल की वो वेसेक्स में बताई जाती है, तो दिस इज ऑल्सो वन अमंग दी Hardy's Wessex novels. It is set in a fictional rural England. So basically this Wessex is not originally there. It is a fictional rural England with Casterbridge standing in for. तो कैस्टरब्रिज किसके लिए स्टैंड करता है, जहां पे वो रहते थे, लाइक जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, दैट इज डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट इन इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे जहां उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की है उस डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट को ये कैस्टरब्रिज बताते हैं अपने नॉवेल में। और फिक्शनल रूरल इंग्लैंड, जो गांव आप कह सकते हो जो गांव का साइड है, उसको ये वेसेक्स बताते हैं। ठीक है, तो वेसेक्स उस गांव का नाम है जहां पर ये पूरी जो सेटिंग है इस नॉवल की वो बताई जाती है। It was first published as a weekly serialization from January 1886 basically। तो एज अ सीरियल ये सबसे पहले आया था, और आप YouTube पे डालोगे तो ये पूरा वीडियो जिसमें आप ये पिक्चर देख सकते हो, तो उसको आप देख भी सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ सीरियल। तो ये एक वीकली पब्लिश इंस्टॉलमेंट था, हर हफ्ते आता था। इसका जो थीम है बेसिकली वो क्या है, रिग्रेट है, रिग्रेट अबाउट दी
व्हाट इज कैथारसिस, एज आई टोल्ड यू, जो कि पिटी और फेयर जनरेट करता है। तो रिग्रेट क्या होता है? जब कोई हीरो से गलती हो जाती है और उस गलती को वो पछताता है ना। तो इस पूरे नॉवल में थ्रू आउट ये जो हैंचर्ड है, जो कि हीरो ऑफ द नॉवल है, वो बहुत रिग्रेट करता है अपनी एक गलती पर, और उसके लिए उसको वो कैथारसिस का पार्ट भी बनता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कैथारसिस जनरेट होता है, क्योंकि उस ट्रेजिक हीरो की एक मिस्टेक जिसके लिए वो रिग्रेट करता है। So that's why the theme is regret. Hancher's drunken decision to sell his wife and baby daughter haunts him throughout the rest of his life and poisons his relationship with Suzanne and Elizabeth Jen. तो उसकी एक गलती जिसमें वो अपनी वाइफ और बेबी डॉटर को बेच देता है इन ऑक्शन, वो उसको पूरी लाइफ वो उसके लिए पछताता है अपनी एक गलती की वजह से, और उसकी वजह से उसकी जो आगे के रिलेशनशिप और लाइफ है वो सारी ही बेकार हो जाती है। तो बेसिकली क्योंकि हैंचर्ड इज द हीरो, और हीरो की एक गलती की वजह से उसको बड़ा नुकसान होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द हीरो हियर, माइकल हैंचर्ड। he is the novel's protagonist, है ना, मेन कैरेक्टर आप कह सकते हो, हीरो ऑफ द नोवेल। हैंचर्ड इज द मैन ऑफ कैरेक्टर। हैंचर्ड को ही मैन ऑफ कैरेक्टर कहा गया, जिसके नाम पे हमने देखा कि इसका टाइटल भी है। To whom the subtitle of The Mayor of Casterbridge alludes. When the novel opens, Hanchard is a disconsolate 21-year-old hairdresser. क्वेश्चन बनता है कितने साल का था? 21 years जब हम देखते हैं इस नॉवल में स्टार्टिंग में, और ये जॉब करता था हेयर ड्रेसर का, घास खोदने वाले का। Who in a drunken rage sells his wife and daughter at a county fair. तो वो ड्रिंक करने के बाद नशे में अपनी वाइफ और डॉटर को बेच देता है एक मेले में। उसके 18 इयर्स के बाद हैंचर्ड इज राइजिंग टू बिकम द मेयर। ठीक है, हैंचर्ड बन जाता है मेयर एंड द मोस्ट अकम्प्लिश्ड कॉर्न मर्चेंट इन द टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज टाउन का सबसे ज्यादा कह सकते हो कि अब मोस्ट अकम्प्लिश्ड कॉर्न मर्चेंट बन जाता है ऑन अ वेरी गुड पोजीशन ही इज। एक तो मेयर बन जाता है और एक रेपुटेड कॉर्न मर्चेंट बन जाता है। Although he tries to atone for his youthful crimes, he focuses too much on his past misdeeds and enters a downward trajectory that embroils him in a fierce competition with a popular Scotchman named Donald Parfrey. Okay? तो वो ज्यादा अपनी उस गलती पर, जो पास्ट में उसने गलती की थी अपने वाइफ और बेबी डॉटर को सेल करने की, उस गलती को वो बहुत सोचता है, और उसकी वजह से वो कुछ और ऐसी चीजें उसके साथ हो जाती है जिसकी वजह से वो और ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से बैंकरप्ट भी हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और उसका एक फियर्स कंपटीशन, एक बुरी तरह वाला कंपटीशन थ्रू आउट द लाइफ चलता है एक और पर्सन के साथ में, जो कि है एक स्कॉचमैन, यानी कि स्कॉटलैंड से आया था, डोनाल्ड फार्फ्रे, जो कि उसका थ्रू आउट द नॉवल आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह दिखेगा। ओके, so this is about Michael Hanchard. In detail we will study when we will go through the chapters. Then second important character, Elizabeth Jane. Okay, ये जो है सुसैन और न्यूसन की डॉटर है। बेसिकली देखा जाए तो इफ यू नो कि सुसैन जो है वो हैंचर्ड की वाइफ है, और हैंचर्ड ने ऑक्शन में सुसैन को न्यूसन को बेच दिया था। ठीक है, तो उनकी डॉटर है ये एलिजाबेथ जेन। she bears the same name as a child born to Susan and Hanchard. तो सुसैन और हैंचर्ड इन दोनों की एक डॉटर थी, जो कि हमने देखा कि सुसैन के साथ चली गई थी जब इसने बेच दिया था हैंचर्ड ने उन दोनों को, तो उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन था। पर इस नॉवल में जो एलिजाबेथ जेन है वो सुसैन और न्यूसन की बेटी है, जो कि क्योंकि सुसैन और हैंचर्ड की बेटी पहले ही मर जाती है, और बाद में सुसैन और न्यूसन की एक और बेटी होती है जिसका नाम भी वो लोग एलिजाबेथ जेन ही रखते हैं। ओके, सो दिस द अर्लियर वन dies shortly after Hanchard sells Susan and his daughter. Over the course of the novel, the independent and self-possessed Elizabeth Jane transforms herself from an unrefined country girl into a cultured young lady. शुरू में वो एक कंट्री गर्ल होती है, यानी कि
गांव की लड़की होती है और बाद में वो एक कल्चर्ड यंग लेडी कन्वर्ट हो जाती है जब वो, और इंडिपेंडेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल्फ पजेस, इंडिपेंडेंट। दो शी एक्सपीरियंस मच हार्डशिप ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, शी मेंटेन्स एन इवन टेम्परामेंट थ्रू आउट। ओके, तो वैसे उसकी लाइफ थोड़ी इजी नहीं रहती है, बहुत टफ रहती है, लेकिन फिर भी वो अपना एक अलग ऑरा लेके चलती है थ्रू आउट द नॉवल। देन विल नो अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड दैट इज डोनाल्ड फार्फे। तो डोनाल्ड फार्फे जो है ये स्कॉचमैन है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का एक पर्सन है जो कि वहां पे आता है कैस्टरब्रिज में। कब आता है? तभी आता है जब सुसैन हैंचर्ड और एलिजाबेथ जेन वहां पे आते हैं, ठीक है। तो फार्फे का जो बिजनेस एफिशिएंसी था, बिकॉज ही वाज वेरी गुड अबाउट हिज बिजनेस माइंड, लाइक बिजनेस माइंड में वो बहुत अच्छा था और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, और एंड पॉलिश मेक हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द टाउन सिटीजन। तो जल्दी ही फेमस हो जाता है लोगों में वहां आके, और इसी क्वालिटी की वजह से however eventually make him Hanchard's rival, क्योंकि जब इसकी इतनी क्वालिटी होती है और ये इतना पॉपुलर हो जाता है तो हैंचर्ड जो है एक तरह से ये हैंचर्ड का दुश्मन बन जाता है, या फिर कह सकते हो कॉम्पिटिटर बन जाता है। एंड डिस्पाइट दिस टेंशन इन देयर फ्रेंडशिप, फाफरे रिमेन्स फेयर माइंडेड। बट ये थ्रू आउट फेयर माइंडेड रहता है, जबकि उनको पता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप, किसकी, डोनाल्ड फाफरे और हैंचर्ड की फ्रेंडशिप इतनी लंबी नहीं चलती है। पर फिर भी वो उसके बावजूद भी जब उसको पता चल जाता है कि हैंचर्ड मुझसे हेट करता है, फिर भी वो फेयर माइंडेड रहता है, पेशेंट रहता है एंड इवन काइंड इन हिज डीलिंग्स विद द रून हैंचर्ड। हैंचर्ड जब पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बाद भी वो उसकी हेल्प करता है। तो बेसिकली ही इज अ गुड कैरेक्टर कह सकते हो आप, बट इसकी अच्छाइयों की वजह से, लाइक ओवर अच्छा होने की वजह से इसे ये हैंचर्ड का राइवल बन जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा सक्सेस मिलती है। इसके बाद है लिसिटा टेम्पलमैन। ये एक लेडी है जिससे हैंचर्ड मिलता है जब वो जर्सी जाता है, शी इज फ्रॉम जर्सी। तो वहां पर ये मिलती है उससे और इनका अफेयर हो जाता है हैंचर्ड और लिसिटा का। दे मीट्स, कोर्ट्स एंड प्रपोजेस टू मैरी। लिसिटा बक्स कन्वेंशन, चूजिंग टू लव whom she please when she pleases। ओके, तो लिसिटा जब उसको लास्ट में, मतलब इनका रिलेशन थोड़ा इस तरह होता है कि हैंचर्ड की ऑलरेडी वाइफ होती है, ओके, जो उसको मिल जाती है, वो लौट आती है। तो जब लुसेटा वापस आती है तो वो बता देता है कि मेरी पुरानी वाइफ वापस आ गई है। और फिर जब हैंचर्ड वापस लुसेटा के पास जाता है तो लुसेटा कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ उससे प्यार करूँ। तो दिस वे इनका कभी कॉम्बो फिक्स होता नहीं है। और लाइक हैंचर्ड, शी इज गाइडेड बाय हर इमोशंस एंड हर रिएक्शंस आर दिस नॉट ऑलवेज रैशनल। तो ये भी इमोशनल फूल काइंड ऑफ लेडी है जो कि थ्रू आउट द नॉवल इसको पता नहीं होता था क्या करना है। सुजैन हैंचर्ड, जिसके बारे में हमें पहले पढ़ना चाहिए था, आफ्टर हैंचर्ड ओनली, वाइफ ऑफ हैंचर्ड। तो सुजैन हैंचर्ड जो है ये उसकी वाइफ है, हैंचर्ड की वाइफ है सुजैन हैंचर्ड। और ये एक मीक अनअज्यूमिंग वुमेन है जिसकी शादी माइकल हैंचर्ड से होती है, और only concerned with propriety. Suzanne attempts to keep secrets about Hanchard's and Elizabeth Jen's identities in order to give the appearance of perfect family harmony. तो वो एलिजाबेथ जेन को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताती है हैंचर्ड के बारे में, और बाद में भी हैंचर्ड को एलिजाबेथ जेन के बारे में रियल चीजें नहीं बताती। तो इस तरह की अजीब सी लेडी थी ये, थोड़ी सी मीक, डरी हुई, लाइक अपना स्टैंड नहीं लेती है थ्रू आउट द नॉवल। So not much main character. Then we'll go for Newson. Newson वो जिसे सुजैन को बेच दिया जाता है, the sailor who buys Suzanne and Elizabeth Jane from Hanchard। ठीक है, 5 guineas में ये ऑक्शन में, जब हैंचर्ड ड्रिंक करके ऑक्शन लगाता है तो न्यूसन उसको खरीद लेता है, उन दोनों को, सुजैन और एलिजाबेथ जेन को। न्यूसन इज एब्सेंट फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल। तो ये खरीदने के बाद, जाने के बाद गायब हो जाता है ऑलमोस्ट, और बिल्कुल लास्ट में, नॉवल के लास्ट में आता है। His eventual reappearance contributes to the feeling that Hanchard is be seized by fate। जब ये बाद में लौट के आता है, जब लाइक हैंचर्ड की लाइफ थ्रू आउट
यानी जब वो सबसे पहले ऑप्शन करके अपनी गलती करता है, तब से लेके जब उसकी लाइफ नॉर्मल होने वाली होती है, पूरी प्रॉब्लम्स के बाद जब लाइफ नॉर्मल होने वाली होती है, और तब न्यूसन कहीं से आ जाता है और वो ये बताता है कि न्यूसन उसका हैंचर्ड का जो लक है वो बहुत ही बेकार है। ओके, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं आपको इन सब के बारे में, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जोशुआ जॉब, ये एक यू कैन से एक आदमी है जो कि हैंचर्ड इनवाइट करता है लोगों को, सॉरी नॉट इनवाइट करता है, मतलब हायरिंग के लिए लोगों को बुलाता है, तो वहां पे इसको भी वो बुलाता है टू हायर एज इज असिस्टेंट बिफोर मीटिंग फाफरे। बुलाता है जोशुआ जॉब को, लेकिन फारफ्रे से मिल जाता है, तो जॉब फारफ्रे को मिल जाती है और इसे जॉब नहीं मिलती। बट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही इज। द नेक्स्ट इज एबे विटल। ये जो है एक वर्कर है हैंचर्ड के हेयार्ड में, is also the source of the first disagreement between Hanchard and Fafre, as Fafre thinks that Hanchard is too rough with Whittle when he is constantly late for work. ये जो था बहुत लेट आता था काम पर, तो एक दिन हैंचर्ड इसको बहुत गुस्से से डांट देता है और वो चीज फाफरे को अच्छी नहीं लगती, और यही से हैंचर्ड और फाफरे के बीच का जो रिलेशन है वो गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि एबल विटल को डांटने के बाद जब हैंचर्ड ने डांट दिया, तो फाफरे उसके डिसीजन के अगेंस्ट जाके एबे विटल को कहता है कि तुम जाओ और चेंज करके आ सकते हो, लाइक उसको फिर से घर भेज देता है। तो ये चीज इसको अच्छी नहीं लगती, इसका ईगो हर्ट हो जाता है, और ये दोनों फाफरे और हैंचर्ड जो है इनमें यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और सबसे लास्ट में फिर एबे विटल ही हैंचर्ड की केयर करता है। तो फिर इसमें छोटे मोटे कैरेक्टर्स है, जिसमें बेंजामिन ग्रोवर, ये एक क्रेडिटर है जिससे हैंचर्ड पैसे लेता है उधार। क्रिस्टोफर कौन है, ये एक पीजेंट है कैस्टरब्रिज में, जो कि द ब्लीक रियलिटी ऑफ पीजेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। देन नैन्सी मॉकरीज, जो कि स्किमिटी राइड, स्किमिटी राइड होती है पुतले बना के उसको पूरे गांव में घुमाना, तो वो प्लानिंग करने का काम यही करती है, अ पीजेंट हु इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग दिस कमिटी राइड। देन मदर कक्षम, ये भी पीजेंट है, इसके साथ मिलकर इस कमिटी राइड में पार्टिसिपेट करती है। एंड सोलोमन लॉन्गवेज, ये भी एक पीजेंट है, ये भी इसकी हेल्प करती है। सो दिस वे दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be studying about the all the chapters in detail, but not much detail, like the summary will explain. Okay, so get ready to deep dive in this novel, and I hope characters के साथ आप completely information आपको मिल गई होगी. So let's see in the next video with complete explanation of the chapters. Thank you.